सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर के.एस. गोले एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं हिंदी की क्लास। हिंदी में हम पढ़ रहे थे संधि। संधि में हमने स्वर संधि पढ़ी, व्यंजन संधि पढ़ी। पिछली क्लास में हमने बताया था कि आने वाली क्लास में हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे, तो इसीलिए आज हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा होती है विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता था, व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर दोनों के मेल से परिवर्तन होता था, और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा हम लिख लेते हैं। विसर्ग संधि परिभाषा है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि विसर्ग संधि के भी अलग अलग नियम होते हैं। जैसे कि व्यंजन संधि के अलग अलग प्रकार के नियम थे, उसी तरह विसर्ग संधि के भी नियम हैं। हम पढ़ते हैं इसका नियम नंबर 1। इसका नियम है विसर्ग का ओ हो जाना। जब संधि में विसर्ग आता है तो उसका ओ कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। विसर्ग को जानते होंगे, ये दो चिन्ह होते हैं ना, विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का ओ हो जाना, ये हमारा नियम है। विसर्ग का ओ कैसे होता है ये हम परिभाषा के अनुसार लिखेंगे इसमें। यदि विसर्ग के पहले है और बाद में है अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ण या अंतस्थ व्यंजन अथवा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन अथवा है। हो तो
विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए कितना अच्छा नियम है ये। विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ कब होता है? जब यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो इसमें दिया है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में होते हैं या, रा, ला, वा, अथवा है हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब हम देखते हैं उदाहरण कैसे होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम। पहले आएगा इसमें विसर्ग परिभाषा के अनुसार। यदि विसर्ग के पहले ए, उससे पहले आएगा ए और विसर्ग के बाद क्या होगा? या तो ए हो या प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो या लावा या फिर है हो। अगर ये आते हैं तब हमारा नियम कहता है कि जो हमारा विसर्ग होता है ये ओ में बदल जाता है। हम उदाहरण लेते हैं। तपे प्लस बल बराबर क्या होगा? पढ़ेंगे नियम के अनुसार। तपे में विसर्ग है, विसर्ग हम लगा लेते हैं। उससे पहले हमारा तपे है, बाद में बल है, तो विसर्ग का हमारा होना चाहिए क्योंकि यह है तपे और प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर होता है, तो इसमें आ जाएगा ए और विसर्ग का हो जाएगा हमारा ओ और जमा हम इसको बल को ऐसे लिख लेंगे और ये जाएगा तय, बराबर हो जाएगा हमारा तपो बल। सही। तपे जमा बल नियम कह रही है हमारा, यदि विसर्ग से पहले ए आए तो तपे में ए है, जमा के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो बै जो होता है हमारा पै, फै, बै, तीसरा वर्ण होता है पै वर्ग का, तो इसके लिए विसर्ग का हो जाएगा और इसे हम ऐसे लिख लेंगे। फिर उदाहरण लेते हैं हम। मने जमा हर, मने जमा हर बराबर हो जाएगा हमारा, मने में न है और न में हमारा ए स्वर है, बाद में जमा के बाद है हमने दिया इसमें। यदि अंतस्थ व्यंजन अथवा है हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा मनोहर। इतना आसान है। अब अगला उदाहरण लेते हैं हम। तपे जमा भूमि, वही नियम, विसर्ग से पहले तपे में पै में ए है और विसर्ग के बाद जमा के बाद है हमारा भै, भै जो होता है हमारा पा, पा, भा, तीसरा होता है वर्ण, तो विसर्ग का हो जाएगा तपोभूमि। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। अधय जमा गति, मिटा लेते हैं, जगह कम है तो बाद में लिखेंगे। ये उदाहरण हमारे मिटा लेते हैं।
तपे जमा भूमि बराबर होता है तपोभूमि। विसर्ग का हमारा हुआ इसमें ओ, क्योंकि तपे में पे में हमारा ऐश्वर है और विसर्ग के बाद फिर भय आ रहा है, इसलिए जाएगा तपोभूमि। आगे लेते हैं हम मने जमा रथ। मने में विसर्ग से पहले हमारा ए है और जमा के बाद रे आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन हम लिख लेते हैं वो या, रा, ला और वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें हमारा रे आया है ये, इसलिए हो जाएगा ये मनोरथ। पढ़ रहे थे मने जमा रथ। मने में है हमारा ए स्वर और विसर्ग के बाद जमा के बाद आया रे हमारा अंतस्थ व्यंजन रे। तो नियम के अनुसार यदि अंतस्थ व्यंजन भी आए तो विसर्ग का हमारा ओ हो जाता है, हो जाएगा मनोरथ। अब अगला उदाहरण लेते हैं हम मने जमा योग। बिल्कुल सेम टू सेम उदाहरण है। मने में न में ए स्वर है और जमा के बाद हमारा वही अंतस्थ व्यंजन यह है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा विसर्ग है इसका ओ हो जाएगा, यह जाएगा हमारा मनोयोग। अब अगला उदाहरण लेते हैं हम अधो। यह होगा हमारा अधः गति। अधः जमा गति। अधः में हमारा ए स्वर है और विसर्ग के बाद जमा के बाद गति। गे हमारा लिखा है इसमें क्या कोई से भी वर्ग का यदि तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए तो गे हमारा कै वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए यह हो जाएगा अधोगति। अब उदाहरण लेते हैं हम पूरे जमा हितु बराबर क्या होगा, पूरे रे में ए स्वर है, विसर्ग जमा है। परिभाषा क्या रही हमारी, अंतस्थ व्यंजन अथवा है, ये लिखा हुआ नहीं है, हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, इसलिए हमारा हो जाएगा ये पुरोहित। सभी उदाहरण हमारे नियम के अनुसार सही है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। नियम है हमारा विसर्ग का ओ हो जाना। ओ विसर्ग का कैसे हो जाता है, यदि विसर्ग के पहले ए और बाद में ए अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे अथवा है आए तो हमारे विसर्ग का ओ हो जाता है। ये परिभाषा है और परिभाषा के अनुसार हमारे सभी उदाहरण सही हैं। अब पढ़ते हैं हम विसर्ग संधि का अगला नियम। विसर्ग संधि में बहुत ही मोस्ट उदाहरण होते हैं, ज्यादातर परीक्षाओं में आते हैं। नया नियम लिखते हैं हम। नियम है हमारा विसर्ग का रे हो जाना। पहले विसर्ग का ओ हुआ और विसर्ग का रे कैसे होता है, देखिए क्या नियम कहता है इसमें। इसकी परिभाषा है यदि विसर्ग के पहले
यदि विसर्ग के पहले क्या हो, विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर ए और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, यानी कि इनसे अलग कोई अन्य स्वर, कोई दूसरा स्वर हो। स्वर कितने होते हैं? 11, उनमें 2 निकाल लिए हमने, तो 9 स्वर, उनमें से कोई सा भी हो। और बाद में क्या हो? बाद में आ उ ऊ, आ उ ऊ, या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो, इनमें से कोई हो तो, अंतस्थ व्यंजन हो तो क्या होता है? विसर्ग का रै हो जाता है। रै हो जाता है। जैसे, कैसे होगा देखते हैं उदाहरण में। पहले हम समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। नी जमा धन बराबर क्या होगा? देख लीजिए। सबसे पहले हमने विसर्ग लिया, विसर्ग से पहले है इसमें कह रहा है यदि ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, तो नी में छोटी ई आए, ये स्वर हो गया। और बाद में आ उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग का रै हो जाता है। इसमें आया ध, त, थ, द, ध, चौथा वर्ण है ये। इसमें आएगा हमारा ई, और बाद में विसर्ग, जमा में ध, क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का हमारा रै हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? ये शब्द बनेगा हमारा निर्धन, क्योंकि विसर्ग से पहले ई आ रही है और जमा के बाद फिर ध, ध हमारा चौथा वर्ण आ रहा है, इसलिए परिभाषा के अनुसार हो जाएगा हमारा निर्धन। अब लेते हैं हम निराशा, नी जमा आशा बराबर कैसे होगा? क्योंकि नी में छोटी है, कह रहा है यदि आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो नी स्वर आया, जमा उसके बाद स्वर के बाद क्या है? विसर्ग के बाद, विसर्ग हमारा ये है, विसर्ग के बाद आ उ या उ, तो आ रहा है, इसलिए विसर्ग का हमारा रै हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा निराशा। एक चीज मोस्ट समझने की है, यह रै ऊपर गया है और यह रै नीचे आया है, क्योंकि यहाँ व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण से रै आधा हुआ ऊपर चला गया, और यह स्वर है, ये स्वर हमारा जब रै में मिलेगा, जो ये रै बनेगा तो पूरा रै ये नीचे आ जाएगा। ये मोस्ट बात है इसमें। फिर अगला उदाहरण लेते हैं हम। नी
जमा बल। अब देखिए, वही विसर्ग से पहले ई स्वर है और जमा के बाद ब है। ब हमारा कौन सा वर्ण होता है? पैवर का, पै फै बै, तीसरा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा विसर्ग का रै, हो जाएगा हमारा निर्बल। ठीक, अब हम उदाहरण लेते हैं अगला। दू जमा बल। दू में क्या है? उ कह रहा है यदि आ या उ आए विसर्ग से पहले तो दू है ये। विसर्ग के बाद हमारा बै है, वही पैवर का पै फै बै, तीसरा वर्ण है। तो ये हो जाएगा हमारा दुर्बल। अगला उदाहरण लेते हैं हम। नी जमा झर बराबर क्या होगा? नी में हमारा वही छोटी है, स्वर है ये परिभाषा के अनुसार। यदि आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए ए आ को छोड़कर तो विसर्ग से पहले हमारा छोटा ही है और विसर्ग के बाद हमारा झ आ रहा है। ये चैवर का च छ जय झ चौथा वर्ण है। तो ये हो जाएगा हमारा निर्झर। अब हम उदाहरण लेते हैं जो कि बहुत ही मौलिक उदाहरण है। ये वर्तनी शुद्धिकरण में भी लिखने के लिए आता है। ये लिखते हैं ऊपर, यह है हमारा आशी जमा वाद। आशी में विसर्ग लगेगा और वाद हम ये लिखेंगे। ये कैसे होगा? देखिए, विसर्ग से पहले आ रहा है हमारा बड़ी ई। परिभाषा कह रही है यदि ए आपको छोड़कर कोई स्वर आए तो ये हमारा बड़ी ई स्वर है। विसर्ग के बाद आ रहा है हमारा वह हमारा अंतस्थ व्यंजन में आता है। ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा क्या? रे होगा विसर्ग का, यह आएगा हमारा आशीर्वाद और ये रे आएगा हमारा वा के बाद जो आका डंडा होगा। ये हमारा शुद्ध है। ये वर्तनी शुद्धिकरण में जरूर आता लिखने के लिए, बहुत मोस्ट है। इसके बाद हम उदाहरण लेते हैं। दू जमा जन। इसमें देखिए, विसर्ग से पहले छोटा ऊ है और जमा के बाद जय कौन सा वर्ण है? च छ जय, तीसरा वर्ण है। ये हो जाएगा हमारा दुर्जन। जो सज्जन का विलोम भी होता है, दुर्जन। ये बहुत ही मोस्ट है दोनों उदाहरण। एक बार दोबारा देख लेते हैं। विसर्ग का रह होना कैसे होता रह? यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, यानी कि इन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में, किसके बाद में? विसर्ग के बाद आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग का र हो जाता है। सारे उदाहरण हमने सही तरीके समझाए। अब हम लेते हैं विसर्ग संधि का जो नेक्स्ट नियम है। समझ में सही आ रही होगी, समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगला नियम लेते हैं विसर्ग संधि का। देखते हैं क्या कहता है अगला नियम। ये कहता है हमारा विसर्ग का स हो जाना। कौन सा स? तालु सा जो होता है। विसर्ग का स हो जाना। विसर्ग का स कब होता है? देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा या सा, कौन सा सा? तालु वाला सा हो तो विसर्ग का स हो जाता है।
लिखते परिभाषा, विसर्ग का से हो जाना। यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, स्वर जानते हैं 11 स्वर होते हैं, और बाद में क्या हो, ये वाला से हो, इसको बोलते हैं हम तालुसा या च और या छ, ये हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, तालुसा हो जाता है। अब हम समझते हैं कैसे हो जाता है। देखिए, पहले विसर्ग आएगा, और विसर्ग से पहले क्या होगा, स्वर होगा, और बाद में क्या होगा, जमा के बाद या तो च होगा या छ होगा या ये से होगा। ठीक है, अब समझते हैं हम कैसे। इसकी जगह क्या होगा, से हो जाएगा, इसे हम सेम टू सेम जैसे है ऐसे डाल लेंगे। अब लेते हैं उदाहरण लेते हैं हम, नी जमा छल बराबर क्या होगा। देखिए, विसर्ग से पहले परिभाषा कह रही है हमारी, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, तो विसर्ग से पहले स्वर है हमारा नी में क्या है, छोटी स्वर है, जमा विसर्ग के बाद कह रहा है यदि स हो या च या छ हो, तो छ है तो विसर्ग का से हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, निस छल, क्योंकि विसर्ग है, विसर्ग हमारा से हो गया। सही। अब अगला उदाहरण लेते हैं हम, ये तो सही समझ में आ गया होगा, निश्चल। अगला उदाहरण लेते हैं हम, दू जमा शासन। देखिए, कह रहा है यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर आए, तो दू में ऊ स्वर हुआ, छोटा ऊ, और जमा विसर्ग के बाद वही तालुसा आया, तो बराबर हो जाएगा हमारा दूस शासन। अगला उदाहरण लेते हैं हम, दू जमा चरित्र। देखिए, परिभाषा कह रही है यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, तो कोई स्वर दू में छोटा ऊ, जमा विसर्ग के बाद यदि च या छ हो, तो च आया है, इसलिए विसर्ग का हो जाएगा से, ये हो जाएगा हमारा दुष्चरित्र, यानी कि बुरा चरित्र। यह हुआ हमारा विसर्ग संधि का तीसरा नियम, विसर्ग का से हो जाना। ये 3 नियम हमने विसर्ग संधि के पढ़े। मुझे उम्मीद है ये तीनों नियम सभी समझ में आए होंगे। अब जो विसर्ग संधि का अगला नियम है, जो नेक्स्ट नियम है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं संपूर्ण करते हैं। यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कोई कमी हो कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें वो आपके पास तुरंत पहुँचे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पूरी करते हुए जय हिंद, जय भारत।